ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। और आज की हमारी चर्चा के लिए ये बात कितनी सही बैठती है ना? हाँ। खासकर जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हो। नमस्कार, और हमारी आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है जोएल मुकीर, फिलिप एग्हियन और पीटर हविट को। और उन्होंने एक बहुत बड़े सदियों पुराने सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। हाँ जी, सवाल ये है कि भाई मानव इतिहास में हजारों साल तक आर्थिक ठहराव सा क्यों रहा, और फिर पिछले लगभग 200 सालों में ये लगातार जो रफ्तार से तरक्की हुई है, ये आखिर हुई कैसे? सही बात है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने कितनी ही पीढ़ियों के अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया है। बिल्कुल। हमारी ये जो गहरी बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। उसमें इन पुरस्कार विजेताओं के काम को काफी अच्छे से समझाया गया है। हाँ, उस लेख से काफी मदद मिलती है समझने में। तो आज हम उसी के जरिए ये जो इनोवेशन संचालित आर्थिक विकास है, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके पीछे का जो पूरा ताना बाना है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये जरूरी भी है। हाँ, और जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। प्रीलिम्स में शायद बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाए, और मेंस में तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन पॉलिसी, सामाजिक असर, इन सब पर सीधे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी ये जानना दिलचस्प है कि दुनिया बदली कैसे। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों विद्वानों ने ना इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दो अलग अलग रास्ते अपनाए। हाँ, अप्रोच अलग थी। मौकिर ने इतिहास को खंगाला, और एगेन और हॉविट ने क्या किया? उन्होंने आधुनिक अर्थव्यवस्था का गणितीय मॉडल बनाया। लेकिन मंजिल एक ही थी, जैसा आपने कहा, समझना कि ये निरंतर आर्थिक विकास का राज क्या है। चलिए शुरू करते हैं दिलचस्प सफर और इस पहेली की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस बुनियादी सवाल से जिसने मौकिर को सोचने पर मजबूर किया। हजारों सालों तक इंसान ने पहिया बनाया, खेती सीखी, धातु इस्तेमाल की। हाँ, तरक्की तो हो रही थी, छोटी मोटी। हाँ, लेकिन फिर भी आम आदमी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा स्थायी सुधार क्यों नहीं आया? वो तकनीकी चिंगारियां तो थीं, पर वो लगातार जलने वाली आग क्यों नहीं बन पाई? ये कुछ वैसा ही है जैसे स्रोत के चार्ट एक की अवधारणा है, एक लंबी सपाट रेखा जो अचानक ऊपर उठना शुरू करती है। ऐसा क्या बदल गया? बिल्कुल, यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जिससे जोएल मौकिर ने अपने ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत की। उनका तर्क यह है कि औद्योगिक क्रांति से पहले का जो ज्ञान था वो मुख्य रूप से प्रिस्क्रिप्टिव था। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कैसे वाला ज्ञान, कारीगर, आविष्कारक ये सब जानते थे कि चीजें बनानी कैसे हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो प्रक्रियाएं क्यों काम करती हैं। अच्छा, इस क्यों वाले ज्ञान को, जो वैज्ञानिक समझ पर आधारित हो, उसे मौकिर प्रोपोजिशनल ज्ञान कहते हैं। तो सिर्फ नुस्खे पता थे, उनके पीछे का साइंस या सिद्धांत नहीं। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं, जैसे लोग सदियों से शराब बनाते आ रहे थे, पर फर्मेंटेशन क्यों होता है ये समझना बहुत बाद में आया। मौकिर बताते हैं कि 16वीं-17वीं सदी में यूरोप में जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन और फिर एनलाइटनमेंट प्रबोधन का दौर आया, उसने इस स्थिति को बदला। गैलीलियो, न्यूटन, इन सब का दौर। हाँ जी, इन विचारकों ने प्रकृति के नियमों को समझने, एकदम सटीक नापतोल करने, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने और ऐसे नतीजे निकालने पर जोर दिया जिन्हें बार बार परखा जा सके। इसी ने क्यों वाले ज्ञान की नींव रखी। और फिर ये कैसे और क्यों वाला ज्ञान ये जुड़ने लगा। बिल्कुल, स्रोत में वो स्टीम इंजन और स्टील वाला उदाहरण है, वो इसे अच्छे से समझाता है ना। हाँ बिल्कुल। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन में जो सुधार किए वो सिर्फ इंजीनियरिंग स्किल नहीं थी, उसमें उस वक्त की वायुमंडलीय दबाव की जो वैज्ञानिक समझ थी, वो प्रोपोजिशनल नॉलेज, बिल्कुल सही, उसका भी हाथ था। और इसी तरह वो बेसिमर प्रक्रिया से स्टील बनाना सस्ता हुआ, क्योंकि हेनरी बेसिमर ने समझा कि पिघले लोहे में ऑक्सीजन डालने से कार्बन कम होता है, जिससे वो स्टील बनता है। तो ये नो हाउ और नो वाई का संगम था एक तरह से। एकदम सही। मुख्य इसी को उपयोगी ज्ञान, यूजफुल नॉलेज कहते हैं, जिसमें वैज्ञानिक समझ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों शामिल हो। लेकिन मुकिर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके हिसाब से ज्ञान का ये नया संगम भी अपने आप में काफी नहीं था। हाँ। एक और जरूरी चीज, शायद सबसे जरूरी चीज मिसिंग थी, जो प्रबोधन काल ने ही दी। हाँ? और वो था समाज का बदलाव के लिए खुलापन। बदलाव के लिए खुलापन, इसका क्या मतलब हुआ?
क्या समाज पहले बदलाव का विरोध करते थे? काफी हद तक। इतिहास देख लीजिए, नए विचार, नई तकनीकें अक्सर जो स्थापित हित होते हैं, परंपराएं होती हैं, सत्ता होती है, उनसे टकराती थीं। हाँ, ये तो होता है। कई आविष्कारकों को विरोध झेलना पड़ा, लेकिन प्रबोधन काल ने तर्क, व्यक्तिवाद, प्रगति इन विचारों को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे यूरोपियन समाज और बाद में दूसरे समाज भी इस विचार को अपनाने लगे कि बदलाव, भले ही वो कुछ वक्त के लिए उथल-पुथल लाए, लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, और यहीं पर वो फेमस कॉन्सेप्ट आता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मतलब रचनात्मक विनाश, हाँ, जिसे ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पीटर ने 1942 में पॉपुलर किया था। बिल्कुल। इसका मतलब यही है ना कि आर्थिक प्रगति एक तरह की तूफानी प्रक्रिया है, जिसमें नई इंडस्ट्री और तकनीकें पुरानी को खत्म करके ही आगे बढ़ती हैं। सही। जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने वीडियो रेंटल स्टोर खत्म कर दिए, या गाड़ियों ने घोड़ा गाड़ी का धंधा बंद कर दिया। एग्जैक्टली। शुरुआत में कुछ लोगों को नुकसान होता है, नौकरियां जाती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था एक नए ज्यादा प्रोडक्टिव लेवल पर पहुंच जाती है। तो मुकेर ये कह रहे हैं कि सिर्फ उपयोगी ज्ञान ही नहीं, बल्कि इस रचनात्मक विनाश को झेलने और अपनाने की जो सामाजिक क्षमता है, वो भी निरंतर विकास के लिए जरूरी थी। बिल्कुल। मोकेर के अनुसार ये स्वीकृति ही वो चाबी थी जिसने ज्ञान के इंजन को लगातार चलने दिया। जब समाज बदलाव को सिर्फ एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह भी देखने लगा, तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद का निरंतर विकास मुमकिन हो पाया। पहले ज्ञान बढ़ता था, पर समाज उसे पूरी तरह अपनाने से हिचकिचाता था। प्रबोधन के बाद ज्ञान और स्वीकृति दोनों साथ आए। ये तो हुई इतिहास की बात, जिसने नींव समझाई। बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, है तो। लेकिन क्या यही कहानी आज की जो आधुनिक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, उसके आंकड़ों में भी दिखती है? यहीं पर फिलिप एजियन और पीटर हॉविट का काम आता है, जिन्होंने गणितीय मॉडलिंग के जरिए इसी सवाल को एक अलग एंगल से देखा। हाँ, उनका फोकस कंटेम्पररी इकोनॉमी में फर्म लेवल यानी कंपनियों के स्तर पर जो हलचल होती है उस पर था। अच्छा। हाँ, उनका नजरिया तो अलग था, पर नतीजा जो निकला वो मोकर से काफी मिलता जुलता है। एगेन और हॉबिट ने दिखाया कि जो स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास दिखता है, उसकी बुनियाद में फर्म लेवल पर लगातार होने वाली उथल-पुथल, यानी वही रचनात्मक विनाश है। सच में? हाँ, स्रोत में जो चार्ट 2 की बात है वो यही दिखाता है। अमेरिका जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी में भी हर साल करीब 10% कंपनियां बंद हो जाती हैं। 10%? हाँ, और लगभग उतनी ही नहीं खुलती हैं। और जो कंपनियां चलती रहती हैं, उनमें भी लगातार जॉब्स बनती और बिगड़ती हैं। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये पैटर्न कमोबेश सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी दिखता है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब नीचे इतनी उथल-पुथल मची हुई है और ऊपर सब ठीक-ठाक स्थिर दिख रहा है। हाँ, है ना, विरोधाभासी। उनका मॉडल इसे कैसे समझाता है फिर? यही उनके 1992 के गणितीय मॉडल की खूबी है। उन्होंने दिखाया कि ये कैसे मुमकिन है। मॉडल के सेंटर में है इनोवेशन और कंपटीशन। अच्छा। मान लीजिए कोई कंपनी एक नई बेहतर तकनीक बनाती है और उस पर पेटेंट ले लेती है। ये पेटेंट उसे कुछ टाइम के लिए मार्केट में एक तरह की मोनोपोली देता है। एकाधिकार। हाँ, एकाधिकार, जिससे वो ऊंची कीमत वसूल कर सकती है, अच्छा मुनाफा कमा सकती है। ये मुनाफा उसके R&D पे जो खर्चा हुआ उसकी भरपाई करता है और उसे आगे और इनोवेशन के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, ये तो समझ आया, कंपनी ने मेहनत की, कुछ नया बनाया, उसे इनाम मिला। लेकिन फिर वो रचनात्मक विनाश कहाँ से आया? हाँ, यही पर खेल दिलचस्प होता है। पेटेंट आपको मौजूदा कॉम्पिटिटर्स से तो बचाता है, लेकिन ये किसी दूसरी कंपनी को आपसे भी बेहतर एक नई पेटेंट वाली चीज बनाने से नहीं रोक सकता। ओह, अच्छा। बल्कि पहली कंपनी का भारी मुनाफा देखकर दूसरी कंपनियां और ज्यादा मोटिवेट होती हैं कि वे भी R&D में पैसा लगाएं, मौजूदा तकनीक को पीछे छोड़ें, अपना पेटेंट लें और खुद मोनोपोली का फायदा उठाएं। अरे वाह! ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है, जहां हर कोई अगले बड़े इनोवेशन की तलाश में है। यही दौड़ लगातार R&D और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती है। और ये R&D के लिए पैसा कहाँ से आता है? मॉडल इसे कैसे जोड़ता है? मॉडल इसे पूरी अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। कंपनियों को R&D में निवेश के लिए पैसा चाहिए। हाँ, कैपिटल। हाँ, कैपिटल, जो अक्सर बैंकों या फाइनेंशियल मार्केट से आता है। और ये पैसा आता कहाँ से है? निर्भर करता है। ओ। और ब्याज दर खुद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट से प्रभावित होती है। ओ। तो इस तरह प्रोडक्शन, कंपनियां क्या बना रही हैं, R&D नया क्या खोज रही हैं, फाइनेंशियल मार्केट, पैसे का लेन देन और घरों की बचत और खपत, ये सब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो सचमुच एक बहुत ही जटिल जाल जैसा लगता है। है तो।
एगेन और हॉविट के मॉडल की कोई खास बात थी जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया? स्रोत में सामान्य संतुलन यानी जनरल इक्विलिब्रियम का जिक्र है। इसका कोई आसान मतलब है? हाँ, उनके मॉडल की एक बड़ी उपलब्धि यही थी कि ये रचनात्मक विनाश को समझाने वाला पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल था जिसमें सामान्य संतुलन हासिल किया गया था। इसे समझने के लिए आप अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन समझिए। ठीक है। इस मशीन के अंदर हजारों पुर्जे हैं, कंपनियां, कर्मचारी, कंज्यूमर, बैंक। ये पुर्जे लगातार हिल डुल रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, कुछ नए लग रहे हैं, नई कंपनियां खुल रही हैं, कुछ आपस में टकरा रहे हैं, कंपटीशन। सामान्य संतुलन मॉडल ये दिखाता है कि इस अंदरूनी उथल-पुथल के बावजूद ये पूरी मशीन यानी पूरी अर्थव्यवस्था एक स्थिर पॉजिटिव रफ्तार से आगे कैसे बढ़ सकती है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग लोगों और कंपनियों के अपने-अपने फायदे के लिए लिए गए फैसले, जो कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं, वो मिल के भी एक ओवरऑल ग्रोथ रेट को मुमकिन बना सकते हैं। इसने पहली बार गणितीय रूप से दिखाया कि शुम्पीटर का रचनात्मक विनाश सिर्फ एक दिलचस्प आइडिया नहीं, बल्कि स्थिर विकास का आधार हो सकता है। बहुत खूब। तो हमने दो दृष्टिकोण देखे। मोकिर ने इतिहास के आईने में दिखाया कि क्यों वाले ग्लान और बदलाव को अपनाने की सामाजिक इच्छा ने मिलकर तरक्की का रास्ता खोला। हाँ, और एगन हॉविट्स ने गणित के लेंस से दिखाया कि आज की अर्थव्यवस्था में कंपनियों के बीच चलने वाली यही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की दौड़ कैसे पूरे देश के स्थिर विकास को संभव बनाती है। बिल्कुल। दोनों की कहानी में हीरो कौन है? इनोवेशन, और वो माहौल जो इनोवेशन को मुमकिन बनाता है। सही कहा। तो इन सब का आज के पॉलिसी मेकर्स के लिए, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब निकलता है? हाँ, यहीं पर ये रिसर्च हमें कुछ बहुत अहम और मुश्किल पॉलिसी वाले सवालों के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, कम से कम दो बड़ी बहसें सामने आती हैं। अच्छा, कौन सी? पहली, R&D को लेकर। क्या सरकारों को कंपनियों के R&D पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले? ये तो हमेशा बहस होती है। हाँ, और अगर दें तो इसका असली फायदा किसे मिलेगा? क्या इससे पूरे समाज को लाभ होगा क्योंकि नई तकनीकें आएंगी, या सिर्फ उस पहली कंपनी को जो सब्सिडी लेकर कुछ नया बनाती है, या फिर उस दूसरी कंपनी को जो पहली वाली को पछाड़कर और भी नया कुछ ले आती है? ये तय करना तो बड़ा मुश्किल है कि सब्सिडी का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा। बिल्कुल, ये वाकई एक जटिल सवाल है। और दूसरी बहस? दूसरी बहस जुड़ी है सोशल सिक्योरिटी से, और ये सीधे मोकिर के बदलाव के लिए खुलेपन वाले आइडिया से जुड़ती है। अच्छा, कैसे? देखिए, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में जैसा हमने देखा, पुराने उद्योग खत्म होते हैं, कंपनियां बंद होती हैं, लोगों की नौकरियां जाती हैं। हाँ, ये तो होता ही है। तो सवाल ये है कि क्या सरकारों को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और सोशल सेफ्टी नेट्स जैसे बेरोजगारी भत्ता, रीस्किलिंग प्रोग्राम्स, इन पर ज्यादा खर्च करना चाहिए, ताकि लोग बदलाव से ज्यादा डरे नहीं। बिल्कुल। तर्क यही है कि अगर लोगों को ये भरोसा हो कि बदलाव के इस दौर में वे पूरी तरह बेसहारा नहीं होंगे, तो समाज ओवरऑल इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के प्रति ज्यादा खुला रहेगा। वरना लोग विरोध करेंगे। हाँ, अगर लोगों को अपनी नौकरी और भविष्य का डर सताएगा, तो वे नई तकनीकों और बदलावों का विरोध कर सकते हैं, जिससे आखिर में विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट हुआ। एक तरफ इनोवेशन को पुश करना है, जी, दूसरी तरफ उसके जो सोशल साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें भी मैनेज करना है। बिल्कुल। और ये संतुलन साधना भारत जैसे देश के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें तेजी से विकास भी करना है, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, और साथ ही एक बहुत बड़ी और विविधता वाली आबादी की सामाजिक स्थिरता भी बनाए रखनी है। हाँ, ये बात तो है। यूपीएससी के उम्मीदवारों को यह समझना चाहिए कि आर्थिक नीतियां बनाते समय इन दोनों लक्ष्यों, इनोवेशन को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेश, इनके बीच अक्सर एक टेंशन रहती है। कैसे ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो रचनात्मक विनाश को बढ़ावा दें, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करें कि इस प्रक्रिया में कोई पीछे न छूट जाए। स्रोत भी इन नीतिगत सवालों को काफी न्यूट्रल तरीके से रखता है, और पॉलिसी मेकर्स को भी इन्हीं जटिल सवालों से जूझना पड़ता है। कोई आसान जवाब नहीं है इनके। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल विजेताओं ने हमें ये समझने में मदद की है कि आधुनिक आर्थिक चमत्कार का आधार इनोवेशन है। हाँ जी। लेकिन ये इनोवेशन सिर्फ नए आइडियाज या टेक्नोलॉजी का आना बार नहीं है। नहीं। ये दो पिलर्स पर टिका है। पहला, ज्ञान की प्रकृति में बदलाव, सिर्फ कैसे नहीं बल्कि क्यों को भी समझना। बिल्कुल। और दूसरा, समाज की उस बदलाव और उसके साथ आने वाली उथल-पुथल यानी रचनात्मक विनाश को स्वीकार करने और अपनाने की क्षमता। सही।
मॉकिर ने इसे इतिहास के पन्नों में खोजा और एगियन व हॉविथ ने इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था के गणितीय मॉडल में ढाला। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले बिंदु पर छोड़ जाता है, जो शायद स्रोत में सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन इन सभी विचारों का एक लॉजिकल निष्कर्ष है। अच्छा, वो क्या है? शायद भविष्य के नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे विघटनकारी नवाचार मतलब डिसरप्टिव इनोवेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और उसके जो अनिवार्य सामाजिक परिणाम हैं, जैसे बढ़ती असमानता, जॉब्स का नेचर बदलना, कुछ इलाकों का पिछड़ जाना, इनके मैनेजमेंट के बीच एक टिकाऊ और न्याय संगत संतुलन कैसे स्थापित करें। ये तो बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इनोवेशन रुक गया तो विकास थम जाएगा, लेकिन अगर इनोवेशन के सामाजिक दुष्प्रभावों को नजरअंदाज किया गया तो समाज का वही खुलापन खतरे में पड़ सकता है जो विकास के लिए इतना जरूरी है। ये संतुलन साधना ही शायद 21वीं सदी की आर्थिक नीति की सबसे बड़ी कला होगी। ये वाकई एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न है। इस पर हम सभी को सोचना चाहिए, यूपीएससी उम्मीदवारों और हमारे सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई प्रश्न है या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जवाब दे सकें। हाँ जी, जरूर। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ।